यस, डबल टू अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे बोलने वाले ने अपने मुंह में सीटी रखी हुई हो। डबल टू, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सेकंड ग्रुप ग्रीन स्नेक्स तुम्हारे पास पहुंचा है या नहीं? ओवर। इमरान ने कहा, यस प्रिंस, ग्रीन स्नेक्स मेरे पास पहुंच गए हैं और मैंने उन्हें महफूज ठिकाने तक पहुंचा भी दिया है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, सुनो, तुम जाकर बिग स्नेक से कहो कि वो इंतहाई मोहतात रहें। किसी को ये इल्म नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का दूसरा ग्रुप ग्रीन स्नेक्स के नाम से काम कर रहा है और वो डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पहुंचकर वहां से न सिर्फ एंटी मिसाइल फार्मूला हासिल करेगा बल्कि उस हेडक्वार्टर को भी तबाह करेगा। हम जाहिरी तौर पर सामने रहेंगे जबकि असल काम सेकंड ग्रुप ने करना है, समझ गए तुम? ओवर। इमरान ने कहा, यस प्रिंस, मैं बिग स्नेक को आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो तुम ये कॉल एंथोनी तक पहुंचाना चाहते हो, इससे क्या फायदा होगा? जूलिया ने कहा, अब एंथोनी और ब्लैक हार्ट को हमसे ज्यादा सेकंड ग्रुप की फिक्र लाक हो जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि हम तो सिर्फ बर दिखावे के लिए आए हैं जबकि दुल्हन लेने कोई और भी पहुंचा हुआ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। गुड, अच्छा आइडिया है। जूलिया ने कहा, मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आई, क्या गुड आइडिया है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, इमरान का मतलब है कि वो एंथोनी और ब्लैक हार्ट को इन चक्करों में उलझा देगा कि जैसे यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के दो ग्रुप काम कर रहे हैं, हमारा ग्रुप महज सामने रहने के लिए यहाँ मौजूद है, जबकि डार्क हार्ट हेडक्वार्टर को ट्रेस करना और वहां से फार्मूला हासिल करना सेकंड ग्रुप की जिम्मेदारी है। इस ग्रुप के सामने आते ही एंथोनी और ब्लैक हार्ट की हमसे तवज्जो कम हो जाएगी और वो सेकंड ग्रुप की तलाश में लग जाएंगे। जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा, क्या जरूरत है ये सारा चक्कर चलाने की? हमें मालूम है कि वो हेवन होटल में अपने साथियों समेत मौजूद है। अभी चलकर मामला खत्म कर देते हैं। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, इस वॉइस रिकॉर्डर के मिल जाने के बाद भी तुम यही सोच रहे हो कि वो हेवन होटल में ही मौजूद होंगे? इमरान का ख्याल दुरुस्त है। राफ्ट को बाकायदा मालूमात फीड की गई हैं। इस कॉल के बाद ये पता चल जाएगा कि एंथोनी हमारे खिलाफ काम कर रहा है या नहीं। अगर वो हमारे खिलाफ मुतहर्रिक है तो वो यकीनन उस जगह रेड करने की कोशिश करेगा जहां इमरान ने कॉल किया है। जूलिया ने कहा तो तनवीर ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। हैरत है, तुम भी अब इमरान की तरह गहरी बातें सोचने लग गई हो। तो क्या यहाँ हमारे साथ वाकई कोई सेकंड ग्रुप भी काम कर रहा है? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। जाहिर है कोई तो है जिसे इमरान ने कॉल किया है, वरना ये एंथोनी के लिए ऐसा जानना पहला था। जूलिया ने कहा, अगर हमारा कोई सेकंड ग्रुप है तो फिर इमरान ने उसे खतरे में डाल दिया है। एंथोनी ने वहां जाते ही उस ग्रुप पर चढ़ाई कर दी तो वो ग्रुप यकीनन उसके हाथों मारा जा सकता है। तनवीर ने होंठ काटते हुए कहा, हो सकता है इमरान ने हिफाजत के लिए यह सेटअप बनाया हुआ हो ताकि दुश्मनों को सेकंड ग्रुप के चक्करों में उलझाया जा सके और हमारा काम आसान हो जाए। जूलिया ने कहा, सचमुच तुम भी इमरान के अंदाज में बातें कर रही हो जैसे इसकी रूह तुम में हुलूल कर गई हो। तनवीर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से तो दुआ मंजूर होने का वक्त करीब आ रहा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। मुंह धो रखो, जूलिया ने बेसख्ता कहा। खाली मुंह कह रही हो? कहो तो नहा धोकर बाकायदा वजू कर लेता हूँ। वैसे भी कहते हैं कि निकाह के वक्त बावजू होना चाहिए, क्यों तनवीर? इमरान ने भी उसी तरह बेसाख्ता लहजे में कहा तो इस बार जूलिया के साथ साथ तनवीर भी बेख्तियार हंस पड़ा। ये एक खासा बड़ा कमरा था। इस कमरे में एंथोनी अपने दो साथियों समेत मौजूद था। कमरे में एक मुस्ततिल शक्ल की मशीन मेज पर रखी हुई थी जिसके सामने कुर्सी पर एंथोनी और उसके दो साथी मौजूद थे। मशीन के दरमियान में दो स्क्रीनें जिनमें एक बड़ी और एक छोटी थी। बड़ी स्क्रीन पर इमरान के कमरे का मंजर नजर आ रहा था जिसमें इमरान कमरे में अकेला बैठा हुआ नजर आ रहा था। ये कमरा जिसमें एंथोनी अपने साथियों समेत मौजूद था उस होटल से कुछ फासले पर मौजूद एक छोटी सी रिहाइशगाह का था जिसे एंथोनी ने खास तौर पर हायर किया हुआ था। एंथोनी इमरान से मिलने के बाद सीधा उस कमरे में आया। इस वक्त इमरान किसी रॉफ्ट से बातें करने में मसरूफ था और उसकी गुफ्तगू इस मशीन से न सिर्फ नशर हो रही थी बल्कि बाकायदा टेप भी हो रही थी। बॉस, ये रॉफ्ट कौन है? एंथोनी के एक साथी ने एंथोनी से मुखातिब होकर कहा, यहाँ का मशहूर आदमी है, इंतहाई बाअसर और मुखबिरी का ऊंचे पैमाने पर धंधा करता है। तुम्हारी तरह ये भी एग्रीमियन है लेकिन तवील अरसे से यहाँ सेट है। मैंने पहले ही इस बात का बंदोबस्त कर रखा है। मुझे मालूम था कि इमरान इस अंदाज में मालूमात हासिल करता है। एंथोनी ने जवाब दिया, लेकिन हमें इससे क्या फायदा होगा बॉस?
पहले आदमी ने पूछा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इमरान आखिर इस होटल में अपने साथियों के साथ क्यों रुका हुआ है। उसका मिशन डार्क हार्ट के खिलाफ है, तो उसे इस तरह ज़ाहिरी हालत में नहीं रहना चाहिए था। ये जिस तरह से खुद को ज़ाहिरी हालत में दिखा रहा है, उस पर मुझे शक है कि ये ज़रूर कोई खेल खेल रहा है। उसका खेल क्या है, उसका पता लगाने के लिए मैं उसे ढील दे रहा हूँ, वरना मैं उसे उसके साथियों समेत फौरन हलाक कर देता। एंथोनी ने जवाब दिया और उसके साथियों ने इस्बात में सर हिला दिए। उसी लम्हे वो चौंक पड़े जब उन्होंने इमरान के कमरे में एक औरत और 3 मर्दों को दाखिल होते देखा। उनमें 2 मर्द तो वही थे जिनका तारुफ इमरान ने सफदर सईद और कैप्टन शकील कहकर कराया था, जबकि औरत और एक मर्द नए थे। ये यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान हैं, एंथोनी ने होठ चबाते हुए कहा, तो उसके साथी चौंक कर इस तरह गौर से उन्हें देखने लगे जैसे वो किसी गैर इंसानी मखलूक को देख रहे हो। और फिर उनके दरमियान एंथोनी के बारे में गुफ्तगू होने लगी और एंथोनी ये गुफ्तगू सुनकर मुस्कुराता रहा। फिर फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। उसके साथ ही उसने फोन पिस पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज कमरे में वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी। और फिर राफ्ट ने इमरान को जो कुछ बताया वो सुनकर एंथोनी के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट से दौड़ने लगी, जबकि उसके साथियों के चेहरों पर हैरत थी, लेकिन वो खामोश बैठे गुफ्तगू सुनते रहे। जब गुफ्तगू खत्म हुई तो इमरान ने जिस अंदाज में अपने साथियों की ड्यूटियां लगाना शुरू कर दी, उसे देखकर एंथोनी बेख्तियार हंस पड़ा। लेकिन चंद लम्हों बाद जब उसकी साथी लड़की ने उगबी खिड़की में से तार की निशानदही की तो एंथोनी बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ ये काम गलत हो गया है, एंथोनी ने होंठ चबाते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद मशीन अचानक एक धमाके से बंद हो गई तो एंथोनी ने एक तवील सांस लिया। वेरी सैड, सारी प्लानिंग खत्म हो गई है, उन्हें रिसीविंग लाइन का इल्म हो गया है। रियली वेरी सैड, एंथोनी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। आप उसके कमरे में स्पेशल TR लगा आते बॉस, एंथोनी के एक साथी ने कहा। वो उसे चेक कर लेता। अब देखो, रिसीवर छत पर था फिर भी उसने चेक कर लिया। कमरे में मौजूद बटन को वो कैसे चेक न करता, एंथोनी ने जवाब दिया। फिर अब क्या प्रोग्राम है बॉस, एंथोनी के दूसरे साथी ने कहा। यह तो मेरे तस्वुर में भी न था कि इमरान छत पर लगे हुए रिसीवर को भी चेक कर लेगा। वैसे भी एक स्कोप मौजूद है, इमरान इस रिसीवर को सिर्फ वॉइस कैचर समझेगा, इसलिए हो सकता है कि वो उसे दोबारा ज्वाइन कर दे, एंथोनी ने कहा। दोबारा क्यों, ऐसा क्यों करेगा वो, एंथोनी के साथी ने कहा। वो ऐसा ही आदमी है, वो दूसरों को इसी तरह डॉज देता है, एंथोनी ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद जब वाकई मशीन एक बार फिर धमाके से चल पड़ी तो एंथोनी के साथी बेख्तियार चौंक पड़े, लेकिन एंथोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैलती चली गई। फिर इमरान ने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी और फिर थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके बाद इमरान और उसके साथियों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। एंथोनी थोड़ी देर तक ये गुफ्तगू सुनता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर मशीन के यक के बाद दिगरे कई बटन प्रेस कर दिए तो स्क्रीन पर एक्रीमिया के दारुल हुकूमत का नक्शा उभर आया। और फिर एंथोनी ने एक बटन दबा दिया तो उस नक्शे के दरमियान में एक जगह सुर्ख रंग का नुक्ता जलने बुझने लगा। एंथोनी आगे की तरफ झुक गया। ओ तो मेरा अंदाजा दुरुस्त था, ये इमरान और उसके साथी जानबूझकर यहाँ मौजूद है ताकि डार्क हार्ट और हम जैसे ग्रुप्स आसानी से उन पर नजर रख सके, जबकि असल काम उनका सेकंड ग्रुप कर जाए। सैड, रियली वेरी सैड, इमरान ने वाकई हमें जबरदस्त डॉज देने की कोशिश की है, एंथोनी ने होठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, अब समझ में आ रहा है कि इमरान और उसके साथी इस तरह एक आम से होटल में क्यों मौजूद है कि उन्हें जब चाहे कोई भी ट्रेस कर सकता है और उनकी मसरूफियात चेक कर सकता है। ये यहाँ रुककर एजेंसियों को डॉज देते रहें जबकि उनका दूसरा ग्रुप डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाए और वहां से एंटी मिसाइल फार्मूला हासिल करके ले जाए और फिर इमरान और उसके साथी यहाँ मैच सैरो तफरी करके वापस लौट जाए, एंथोनी के एक साथी ने कहा। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल इमरान ने जहां कॉल किया है मुझे उसका पता चल गया है, एंथोनी ने कहा। ग्रुम रिवर के करीब क्रोक हाउस। तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सेकंड ग्रुप इस ओल्ड फोर्ट में मौजूद है जिसका लीडर ग्रीन स्नेक है, एंथोनी ने नक्शे पर उस जगह के नाम को पढ़ते हुए कहा जहां सुर्ख रंग का नुक्ता जल बुझ रहा था। फिर उसने मशीन ऑफ की और हाथ बढ़ाकर साइड तिपाई पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, क्रोक क्लब। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लॉर्ड ब्लैक बोल रहा हूँ, एंथोनी ने बदले हुए लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया।
रिचर्डसन से कहो कि मुझसे बात करे, एंथोनी ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो एंथोनी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। लॉर्ड ब्लैक बोल रहा हूँ, एंथोनी ने उसी तरह बदले हुए लहजे में कहा। उसका लहजा और जुबान मकामी ही थे। रिचर्डसन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। रिचर्डसन, ग्रुम रिवर के किनारे क्रोक हाउस को कवर करो, मैं वहां पहुंच रहा हूं। मेरे वहां पहुंचने तक वहां से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, एंथोनी ने कहा। आप इसी वक्त वहां पहुंच रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, एंथोनी ने कहा और रिसीवर रखकर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। गैरी, तुम मेरे साथ आओगे और ऑस्कर, तुम यही रुकोगे। अगर काम हो गया तो मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा, फिर तुम सब कुछ समेट लेना, मैं खुद वापस आ जाऊंगा, एंथोनी ने कहा। यस बॉस, ऑस्कर ने कहा। थोड़ी देर के लिए साइड रूम में आ जाओ ताकि मैं अपना और तुम्हारा मेकअप भी कर दूं, एंथोनी ने अपने साथी से कहा, जिसे उसने गैरी कहकर पुकारा था। और एंथोनी बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में बैठे तेजी से कॉर्सन की मारूफ सड़क पर आगे बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर गैरी था, लेकिन इस वक्त वो मकामी मेकअप में था। उसके जिस्म पर सुर्ख रंग की एक मखसूस यूनिफॉर्म थी, जबकि उगबी सीट पर एंथोनी था। वो भी मकामी मेकअप में था और उसके जिस्म पर भी सुर्ख रंग की एक मखसूस साख्त की यूनिफॉर्म थी। अलबत्ता उसने सर पर सुर्ख रंग की पी कैप रखी हुई थी, जिस पर जर्द रंग की पट्टी लगी हुई थी। ये एक्रीमिया की स्पेशल फोर्स की यूनिफॉर्म थी, जो यहाँ इंतहाई बाख्तियार समझी जाती थी और ये बराह रास्त सदर के तहत काम करती थी। कैप पर एक जर्द पट्टी का मतलब था कि एंथोनी स्पेशल फोर्स में कैप्टन के ओहदे पर फायज है, और ये ओहदा इस कदर बाइख्तियार था कि सिवाय हुकूमत के आला तरीन चंद गिने चुने अफसरों के बाकी सब अफसरान उसके मातहत हो जाते थे और उससे ताउन उनकी ड्यूटी बन जाती थी। कैप्टन लॉर्ड ब्लैक वाकई स्पेशल फोर्स का कैप्टन था, लेकिन इस वक्त उसकी लाश के टुकड़े किसी गटर में बह रहे होंगे, इसलिए एंथोनी पूरी तरह मुतमईन था। कार पर स्पेशल फोर्स का मखसूस निशान मौजूद था और एंथोनी की जीप पर कैप्टन लॉर्ड ब्लैक का खुसूसी सरकारी निशान भी मौजूद था। थोड़ी देर बाद कार मारूफ सड़क से गुजरकर नवाब में जाती हुई एक और सड़क पर मुड़ गई और कैरी ने उसकी स्पीड तेज कर दी। तकरीबन 20 मिनट की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो दरिया पर पहुंच गए। दरिया पर पुल मौजूद था। जैसे ही कार वहां पहुंची, एक तरफ सफेद रंग की कार से एक मकामी आदमी निकलकर सड़क की तरफ आया और उसने मुट्ठी बनाकर हवा में लहराई और फिर सीधा खड़ा हो गया। गैरी ने कार उस आदमी के करीब जाकर रोकी तो वो आदमी जल्दी से दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। क्या रिपोर्ट है? एंथोनी ने सख्त लहजे में पूछा। बॉस, क्रॉग हाउस क्लब है और दारुल हुकूमत का आला तबका उसके मुस्तकिल मेंबर्स है। इसका मैनेजर स्टालिन है, वो इस वक्त भी क्लब में मौजूद है। फ्रंट सीट पर बैठने वाले ने मुड़कर जवाब देते हुए कहा। उसकी आवाज टेप की है तुमने? एंथोनी ने पूछा। यस बॉस, फ्रंट सीट पर बैठने वाले ने जवाब दिया। मुझे सुनवाओ, एंथोनी ने कहा तो उस आदमी ने जेब से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, स्टालिन कॉलिंग, एक मकामी आवाज सुनाई दी। यस, डॉल्फ बोल रहा हूँ, एक दूसरी आवाज सुनाई दी। आज काम हो जाना चाहिए, फंक्शन है क्लब में, स्टालिन ने कहा। यस सर, काम हो जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही आवाज आना बंद हो गई। ठीक है, यही स्टालिन ही ग्रीन स्नेक है और यही हमारा मतलूबा आदमी है, एंथोनी ने कहा तो वो आदमी सर हिलाता हुआ कार से उतरा और कैरी ने अपनी कार उसके पीछे लगा दी। जंगल के उकब की तरफ एक चौड़ी सड़क मौजूद थी। कारें उस सड़क पर दौड़ती रहीं और फिर थोड़ी देर बाद इमारतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक 4 मंजिला वसी इमारत पर क्लब का जहाजी साइज का नियॉन साइन दूर से ही नजर आ रहा था। आगे जाने वाली सफेद रंग की कार उस क्लब के गेट के सामने पहुंचकर जरा सी आहिस्ता हुई और फिर आगे बढ़ गई, जबकि गैरी ने कार उस इमारत के खुले फाटक में मोड़ दी और फिर पार्किंग में जाने की बजाय उसने क्लब के मेन गेट के सामने कार रोकी तो एंथोनी उगबी दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। बरामदे में मौजूद 2 मुसल्लह मकामी आदमियों ने आगे बढ़कर बड़े मौतबाना अंदाज में एंथोनी को सलाम किया। मैनेजर अपने ऑफिस में मौजूद है, एंथोनी ने मकामी लहजे में उनसे कहा। उसने सलाम का जवाब सिर्फ आहिस्ता से सर हिलाकर दिया था। यस सर, क्या उन्हें इत्तला दी जाए? एक दरबान ने कहा। हाँ, एंथोनी ने जवाब दिया तो वो दरबान तेजी से अंदरूनी तरफ को बढ़ गया
उसी लम्हे गैरी कार पार्किंग में पार्क करके वापस बरामदे में आ गया था और फिर वो दोनों क्लब में दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वो मैनेजर के ऑफिस के दरवाजे के करीब पहुंच गए। उसी लम्हे दरवाजा खुला और दरमियाने कद और कदरे फरबा जिस्म का मकामी आदमी, जिसके जिस्म पर सफेद रंग का सूट था, बौखलाए हुए अंदाज में बाहर आ गया और फिर उसने बड़े मुअत्तबाना अंदाज में एंथोनी को सलाम किया। आए जनाब, खुश आमदीद, मैनेजर ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा और एंथोनी ने इस बात में सर हिला दिया। वो मैनेजर की कैफियत को समझता था, क्योंकि स्पेशल फोर्स के कैप्टन लॉर्ड ब्लैक का इस तरह अचानक क्लब में आना जाहिर है मैनेजर के लिए इंतहाई धमाकाखेज बात थी, वरना कैप्टन लॉर्ड ब्लैक बड़े से बड़े ऑफिसर को अपने दफ्तर में कॉल करने का आदी था। और फिर एंथोनी उसके ऑफिस में दाखिल हुआ, उसके पीछे मैनेजर और उसके पीछे गैरी अंदर दाखिल हुआ। तशरीफ रखे जनाब, फरमाए आप क्या पीना पसंद करेंगे? मैनेजर ने कहा। तुम्हारी रिहाइशगाह क्लब के अंदर ही है। एंथोनी ने ऑफिस को सर घुमाकर देखते हुए कहा। यस सर, मैनेजर ने जवाब दिया। तो फिर वहीं चलो, मैंने तुमसे कुछ जाती मामलात डिस्कस करने हैं, एंथोनी ने कहा। जाती मामलात? मगर, मैनेजर ने हैरान होकर कहा। जो कह रहा हूं वो करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसमें तुम्हारा ही फायदा है, एंथोनी ने कहा। यस सर, आए, मैनेजर ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाहिर है एंथोनी और गैरी उसके पीछे ऑफिस से बाहर आ गए और फिर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर वो इमारत के उगबे हिस्से में आ गए, जहां एक तरफ मुड़कर एक छोटी सी रिहाइशगाह बनी हुई थी, जिसके गेट पर एक मुसल्लह दरबान मौजूद था। उसने मैनेजर और उन दोनों को आते देखकर बड़े मुअत्तबाना अंदाज में सलाम किया और फिर फाटक खोल दिया। मैनेजर खामोशी से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और फिर बरामदा क्रॉस करके वो सब एक ड्राइंग रूम में आ गए। तशरीफ रखे, मैनेजर ने कहा और एक तरफ रखे हुए शराब के रैक की तरफ बढ़ने लगा। बैठो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि शराब पी सके, एंथोनी ने कहा। तो मैनेजर खामोशी से मुड़ा और उसके सामने सोफे पर बैठ गया। तुम्हारी बीवी अंदर होगी, उसे बुला लो, एंथोनी ने कहा। वो ड्यूटी पर है, एक कारपोरेशन में वो सेल्स मैनेजर है, शाम को वापस आएगी, मैनेजर स्टालिन ने जवाब दिया। ओके, अब बताओ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ग्रीन स्नैक्स ग्रुप कहाँ छुपा हुआ है, एंथोनी ने कहा। तो मैनेजर बेख्तियार चौंक पड़ा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, ग्रीन स्नैक्स ग्रुप, क्या मतलब? मेरा उनसे क्या ताल्लुक सर, मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम जानते हो कि तुम इस वक्त किसके सामने मौजूद हो। मैं तुम्हें ऑफिस की बजाय यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम खुलकर बात कर सको। तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है, एंथोनी ने सर्द लहजे में कहा। मैं एक छोटे से क्लब का मैनेजर हूँ, मेरा पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक हो सकता है, मैनेजर स्टालिन ने जवाब दिया। तुमने एक ट्रांसमीटर कॉल अटेंड की है जो प्रिंस ऑफ डम की तरफ से थी और तुमने बतौर 22 ये कॉल अटेंड की है। इस कॉल में जो कुछ कहा गया है वो हमने सुन लिया है। तुम समझते हो कि स्पेशल फोर्स को इस सिलसिले में किसी चीज का इल्म नहीं है, हालांकि मैं जानता हूँ कि प्रिंस ऑफ डम पाकिस्तान एजेंट अली इमरान का कोड नाम है, एंथोनी ने कहा। आपको शायद गलतफहमी हुई है जनाब, ना ही मैंने इस किस्म की कोई कॉल अटेंड की है और ना ही किसी प्रिंस ऑफ डम को जानता हूँ, मैनेजर स्टालिन ने जवाब देते हुए कहा। देखो स्टालिन, तुम जानते हो कि इस इनकार का क्या मतलब हो सकता है, जबकि ये काम सरकारी है, मेरा जाती नहीं है, एंथोनी ने कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जनाब, आपको जिसने भी इत्तला दी है वो गलत दी है, स्टालिन ने कहा। ये कॉल मेरे पास टेप शुदा है और तुम्हारी मखसूस आवाज भी फौरी तौर पर पहचानी जा सकती है, एंथोनी ने इस बार इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। किसी ने मेरी आवाज की नकल की होगी जनाब, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, स्टालिन ने कहा। ओके, फिर तुम्हें ऑफिस बुलाना ही पड़ेगा, एंथोनी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही गैरी भी उठ खड़ा हुआ। आप मुझ पर यकीन करें जनाब, स्टालिन ने कहा। ओके, मैं मजीद इंक्वायरी कर लूंगा, फिर बात होगी, एंथोनी ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि यकलख्त उसका बाजू घुमा और मैनेजर स्टालिन चीखता हुआ उछलकर फर्श पर जा गिरा। उसकी चीख से कमरा गूंज उठा था। नीचे गिरते ही उसने उठने की कोशिश की तो गैरी ने लात घुमाई और कनपट्टी पर पड़ने वाली दूसरी ज़रब ने स्टालिन को साकित कर दिया। इसे कुर्सी से बांधो गैरी और मुझे खंजर दो, एंथोनी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो गैरी ने झुककर स्टालिन को उठाया और सोफे पर लिटा दिया, फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके पास रस्सी का गुच्छा मौजूद था। उसने बड़े माहिराना अंदाज में स्टालिन को सोफे की कुर्सी से बांध दिया और फिर जेब से एक तेजदार खंजर निकालकर उसने एंथोनी की तरफ बढ़ा दिया।
बाहर गेट पर मौजूद दरबान को अंदर बुलाकर बेहोश कर दो और फिर बाहर ही रुकना ताकि अचानक कोई ना आ जाए। एंथोनी ने गैरी के हाथ से खंजर लेते हुए कहा और गैरी खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। एंथोनी ने खंजर साइड तिपाई पर रखा और फिर पूरी कुव्वत से उसने मैनेजर स्टालिन के गालों पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। चौथे जोरदार थप्पड़ पर स्टालिन चीखता हुआ होश में आ गया और उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। जबकि सामने बैठे हुए एंथोनी ने साइड तिपाई पर रखा हुआ खंजर उठा लिया। आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे ग्रीन स्नैक्स ग्रुप के बारे में बता दो, वरना, एंथोनी ने इंतहाई सरल लहजे में कहा। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे वाकई कुछ मालूम नहीं, आप ज्यादती कर रहे हैं, स्टालिन ने कहा। तो एंथोनी का हाथ हरकत में आया और दूसरे लम्हे स्टालिन के हलक से एक खौफनाक चीख निकली। एंथोनी ने खंजर की नोक से उसकी एक आंख बाहर उछाल दी थी और स्टालिन की गर्दन एक तरफ को ढलक गई। एंथोनी ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खंजर को वापस तिपाई पर रखा और एक हाथ से स्टालिन के सर के बाल पकड़कर उसका सर सीधा किया और दूसरे हाथ से पहले की तरह उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। इस बार तीसरे थप्पड़ पर स्टालिन को होश आ गया, लेकिन वो मुसलसल चीख रहा था। एंथोनी ने बगैर कुछ कहे उसके बाल छोड़े और फिर तिपाई पर पड़ा हुआ खंजर उठा लिया। अब तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे, इसलिए आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो ताकि हमेशा के लिए तुम्हारे जहन में मेरा चेहरा महफूज हो जाए। एंथोनी ने इंतहाई सरल लहजे में कहा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, स्टालिन ने यकलक चीखते हुए कहा। यही बात तुम पहले बता देते तो तुम्हारी आंख तो जाए ना होती, एंथोनी ने खंजर वापस तिपाई पर रखते हुए कहा। मैं, स्टालिन ने हिज़ियानी लहजे में कहा। उनसे तुम कैसे राब्ता करते हो, फोन पर या ट्रांसमीटर पर, एंथोनी ने कहा। ट्रांसमीटर पर, स्टालिन ने कहा। ओके, पहले ट्रांसमीटर पर बात करो और कंफर्म कराओ कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, एंथोनी ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब में से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी बताओ, एंथोनी ने कहा। तो स्टालिन ने फ्रीक्वेंसी बता दी। एंथोनी ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की। क्या कोई कोड भी है, एंथोनी ने पूछा। नहीं, कोई कोड नहीं है, स्टालिन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, एंथोनी ने कहा और ट्रांसमीटर वापस जेब में रखकर उसने खंजर उठाया और फिर इससे पहले कि स्टालिन कुछ समझता, एंथोनी का खंजर वाला हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और खंजर ठीक स्टालिन के सीने में दस्ते तक उतर गया। स्टालिन के हलक से एक तेज चीख निकली और फिर उसकी गर्दन साइड पर ढलक गई। उसका जिस्म ढीला पड़ गया, उसकी इकलौती आंख बेनूर हो गई। दिल में उतर जाने वाले खंजर ने उसे तड़पने की भी मोहलत ना दी थी। एंथोनी ने खंजर वापस खींचा और फिर उसके लिबास से साफ किया और फिर खंजर वापस तिपाई पर रखकर उसने जेब से वही ट्रांसमीटर निकाला और उसके नीचे के हिस्से पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही उसकी उगबी सिम्त का हिस्सा किसी ढक्कन की तरह खुल गया। दूसरी तरफ एक्रीमिया के दारुल हुकूमत का नक्शा मौजूद था, जिसकी बारीक बारीक लाइनें और उन पर तहरीरें चमक रही थी। एंथोनी ने उस नक्शे के नीचे मौजूद एक बटन को प्रेस किया तो नक्शे के एक कोने में एक सुर्ख रंग का नुक्ता जलने बुझने लगा और एंथोनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने गौर से उस जगह को देखा। अलगाड़िया, तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ग्रीन स्नैक्स ग्रुप अलगाड़िया में छुपा हुआ है, एंथोनी ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर ट्रांसमीटर का वो हिस्सा सामने किया जिस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हुई थी। उसने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने वाली नाब के नीचे मौजूद एक डायल के नीचे मौजूद और नाब को घुमाना शुरू कर दिया। डायल पर मौजूद सुई ने नाब के घूमते ही तेजी से हरकत करनी शुरू कर दी। जब सुई एक मखसूस हिस्से पर पहुंची तो एंथोनी ने हाथ उठा लिया और ट्रांसमीटर को पलट दिया। अब उगबी हिस्से पर, जिस पर दारुल हुकूमत का नक्शा नजर आ रहा था, साफ हो चुका था। चंद लम्हों बाद हल्की सी कटक की आवाज के साथ ही वहां एक और नक्शा उभर आया। एंथोनी ने नक्शे के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो उस नक्शे के दाएं तरफ तकरीबन दरमियान में सुर्ख रंग का नुक्ता तेजी से जलने बुझने लगा और एंथोनी गौर से वहां लिखी हुई तहरीर को पढ़ने लगा। रेड पैलेस, एंथोनी ने गौर से तहरीर पढ़ते हुए कहा और फिर उसने 2-3 बार उसे पढ़ा और फिर एक तवील सांस लेकर उसने बटन ऑफ किया और फिर वो हिस्सा बंद करके उसने ट्रांसमीटर को जेब में रखा और दूसरी जेब से एक और छोटा सा फिक्स फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकालकर उसने उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो, लॉर्ड ब्लैक कॉलिंग, ओवर, एंथोनी ने लहजा बदलकर कहा।
यस, रिचर्डसन अटेंडिंग यू, ओवर। एक आवाज सुनाई दी। रिचर्डसन, हमारा टारगेट अलगाडिया में रेड पैलेस में मौजूद है। अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंचो और रेड पैलेस को मिसाइलों से हिट करके फिर मुझे रिपोर्ट दो, ओवर। एंथोनी ने कहा। अलगाडिया के रेड पैलेस में, ओवर। रिचर्डसन ने अल्फाज को दोहराते हुए कहा। हाँ, ओवर। एंथोनी ने जवाब दिया। यस बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो एंथोनी ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में रखा और फिर साइड तिपाई पर पड़ा हुआ खंजर उठाकर वो कुर्सी से उठा और तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि वो अपने मिशन में तकरीबन कामयाब हो चुका था। उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सेकंड ग्रुप को, जिसका कोड ग्रीन स्नेक्स था, न सिर्फ ट्रेस कर लिया था, बल्कि उसे 100% यकीन था कि ग्रीन स्नेक्स उस रेड पैलेस में ही मौजूद होंगे। इसलिए उसने पड़ताल के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही ना समझी थी और रिचर्डसन को कॉल करके उसे रेड पैलेस को ही तबाह करने का हुक्म दे दिया था, ताकि ये ग्रुप खत्म हो जाए। उसके बाद वो इमरान और उसके दूसरे साथियों से आसानी से निपट सकता था।